हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंट्स। तो ये चैनल स्पेशली बनाया गया है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 11 12 की के कॉमर्स को कर रहे हों, बीकॉम के कर रहे हों, या फिर एमकॉम के कर रहे हों, या फिर इवन एमबीए के कर रहे हों, क्योंकि एमबीए में भी इस तरह की बहुत सारी टॉपिक्स होती हैं जो कि कॉमर्स की जो कि रिलेटेड होती हैं, राइट। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट हैज़ कम इन द लास्ट एग्जाम विच वाज हेल्ड ऑन इन द मंथ ऑफ जून, राइट। तो जून के महीने में जो एग्ज़ाम हुए थे जून 2018 में, उसमें भी एयर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और चूंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि शायद दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलती रहे। तो आइए जो आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज येट अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी यूज फॉर इनलेट मूवमेंट कार्गो। द एडवांटेज ऑफ स्पीड इन द केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट certainly helps in cutting down the transit time and hinterland movement of the export cargo owing to higher freight cost. The use of air transport is made on a selective basis, say in the case of perishable products and in the case of shortage of time for shipment of cargo from seaport. तो बात कही जा रही है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है, एक तरह का माध्यम है जिसकी सहायता से हम जो इनलैंड मूवमेंट ऑफ कार्गो है उसको अंजाम देते हैं, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, राइट। और इसका एक एडवांटेज बताया जा रहा है जो कि है कि जो समय में इसमें बहुत कमी होती है। मतलब आप रोड और रेल ट्रांसपोर्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सामान को लेके जाने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एयर ट्रांसपोर्ट में आप सामान को बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकते हैं, और चाहे वो स्थान किसी भी दुर्गम स्थल में क्यों ना हो, आप उसको एयर ट्रांसपोर्ट की सहायता से पहुंचा सकते हैं, है ना। लेकिन रेल और रोड तो हर जगह नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो हर जगह किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे बताए गए हैं, वो ये है कि जो इसका जो फ्रेट कॉस्ट है, जो इसका भाड़ा है वो काफ़ी हाई होता है। द यूज़ ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन सेलेक्टिव बेसिस। तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही सेलेक्टिव बेसिस पे किया जाता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ही किया जाता है। तो किस तरह की ज़रूरत के टाइम पे किया जाता है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर जो गुड्स है वो पेरिशेबल होगा, मतलब कुछ महंगा किस्म का गुड्स होगा या जिसकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, उन सब गुड्स को जो है ये लोग बाई एयर ट्रांसपोर्ट ये लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा। और ऐसा कोई गुड्स है जो कि टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है और हम उसको सी पोर्ट के ज़रिए नहीं पहुंचा सकते, सी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो फिर हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि जो पहला पैराग्राफ है वो पसंद आया हो आपको। अगला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो एक तरह से जो संस्था है हमारे यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट की, वो कौन कौन सी है, कैसे कैसे वो काम करती हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। The Ministry of Civil Aviation and Tourism is responsible for the formulation of national policy and programs for development of regulation of civil aviation, for the devising and implementing schemes for orderly development and expansion of civil transport। तो बात कही जा रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और टूरिज्म है इंडिया में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसीज़ बनाने के लिए। पॉलिसीज़ को वो तैयार करती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं, प्रोग्राम्स को वो बनाती हैं, ताकि एक तरह से डेवलपमेंट लाया जा सके जो भी हमारे यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर। और जो बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उसको उसके ऑर्डरली ग्रोथ को चेक करना, और जो एक्सपेंशन है, जो हमारा सिविल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना, मतलब बड़ा करना धीरे धीरे करके, ये जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है। इट्स फंक्शन ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ओवरसीइंग द प्रोविजन ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, एयर ट्रैफिक सर्विसेज एंड कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाई सर्विसेज। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट जो है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, इसके कुछ और काम यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि ओवरसीइंग द प्रोविजन ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज़। जो एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ है उसको पहले से ही देखते रहना कि आगे जा कर के किन चीज़ों की जो ज़रूरत है वो एयरपोर्ट में पड़ सकती है, ताकि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ उसको हम और बेहतर से बेहतर कर सकें, ताकि लोग जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद हो गई एयर ट्रैफिक सर्विसेज। एयर ट्रैफिक सर्विसेज के ऊपर भी ये ध्यान देती है। कैरेज ऑफ पैसेंजर्स तो ये करती ही है। सिविल एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है कैरेज ऑफ पैसेंजर्स में किया ही जाता है ना। लेकिन जैसे देखिए, रेलवे की एक हिस्ट्री रही है। जब रेलवे का निर्माण हुआ था तो रेलवे का इस्तेमाल सिर्फ सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने में किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे जा करके जो इसका सिनेरियो है वो इंडिया में बदला, और बाद में फिर पैसेंजर ट्रेन भी बनाए जाने लगे, जिसमें ना ही सिर्फ सामान बल्कि लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही
होता है, कुछ कुछ एयर ट्रांसपोर्ट के जो जहाज़ होते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ कार्गो को लेकर के जाने में किया जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे कार्गो और मनुष्य दोनों को ही लेकर के जाने में एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ सिर्फ सिविल एविएशन ही होती है। सिविल एविएशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, नागरिक उड्डयन, ठीक है। तो नागरिक से रिलेटेड जो होगा वो सिविल कहलाएगा। तो ये हो गया। माफ़ी चाहूँगा। द सिविल एविएशन इज स्ट्रक्चर्ड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट फंक्शनल एंटिटीज, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिविल एविएशन जो है वो तीन तरीके से मिलकर के बना हुआ है। पहला है रेगुलेटरी, जो कि रेगुलेट करता है। दूसरा है ऑपरेशनल, जो काम करता है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे डेवलप करना है, इस चीज़ के ऊपर जो है बात की जाती है। द ऑपरेशनल एंटिटीज़ आर, तो जो ऑपरेशनल एंटिटीज़, रेगुलेटरी तो मैंने आपको बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड टूरिज्म, ये रेगुलेट करती है, फॉर्मुलेट करती है प्लान्स को और उसको एग्जीक्यूट करती है, राइट। तो ऑपरेशनल एंटिटीज़ कौन कौन सी है? इंडियन एयरलाइंस है, अलायंस एयर है जो कि सब्सिडियरी है इंडियन एयरलाइंस की। सब्सिडियरी का मतलब आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा, मतलब एक कंपनी, एक पेरेंट कंपनी है और उसके साथ उसके कुछ छोटे छोटे कंपनीज हैं जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उसी की छोटी छोटी कंपनीज भी है, तो उसको सब्सिडियरी कंपनीज कहा जाता है। तो अलायंस एयर जो है वो इंडियन एयरलाइंस की सब्सिडियरी कंपनी है। एंड प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड एयर टैक्सीज विच प्रोवाइडेड डोमेस्टिक एयर सर्विस, एंड एयर इंडिया विच प्रोवाइड्स इंटरनेशनल सर्विसेज। तो एयर इंडिया जो है वो हमें इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। Indian Airlines also cover some neighboring countries, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस जो है, जो नीबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश है हमारे, उसको भी कवर करती है, मतलब वहाँ भी सामानों को लेकर के जाना या पैसेंजर्स को लेकर जाने का काम करती है। पवन हंस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1985 टू एक्वायर एंड ऑपरेट हेलीकॉप्टर्स इन द कंट्री। तो पवन हंस लिमिटेड जो था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब तैयार किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 1985 ईस्वी में। उसको एक्वायर किया गया ताकि जो हेलीकॉप्टर्स का जो मूवमेंट है वो इंडिया में वो बढ़ाया जा सके, मतलब हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इट हैज़ बिन रीनेम्ड एज पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, इसका नाम फिर बाद में बदल करके पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड कर दिया गया। इट प्रोवाइड्स एयर सपोर्ट सर्विसेज टू ऑयल सेक्टर इन देयर ऑफशोर ऑपरेशंस एंड कनेक्ट रिमोट एंड इन एक्सेसिबल एरियाज। तो ये क्या करता था? ये एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता था ऑयल सेक्टर को, ठीक है, तेल के सेक्टर जो होते थे उनको यह सपोर्ट प्रोवाइड करता था, सपोर्ट सर्विसेज। और जो ऑफशोर ऑपरेशंस जो होते थे, मतलब ऑफ शोर का मतलब मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जो बीच वाले इलाके होते हैं, बीच इन द सेंस समुद्र के जो किनारे वाले जो इलाके होते हैं, उस एक तरह से उसको ऑफ शोर कहा जाता है ना। तो वहाँ से जो भी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना, जहाँ पे कठिनाई होती थी, ऐसे एरिया जो कि इनएक्सेसिबल थे, मतलब आसानी से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने के लिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया which came into being on 1 अप्रैल 1995। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाने लगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बात कही गई कि इसे तीन भाग में बांटा गया था। जो सिविल एविएशन स्ट्रक्चर था, पहला था रेगुलेटरी, दूसरा था माफ़ी चाहूँगा ऑपरेशनल, और जो तीसरा था वो था आपका कहाँ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करती है एयरपोर्ट्स में जो कि इंडिया में बनाए गए हैं। और इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1 अप्रैल 1995 को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसका दायित्व होता है ताकि वो जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड करे, सही प्रबंधन प्रोवाइड करे हर तरह के एयरपोर्ट्स को, चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो। डोमेस्टिक मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही जो एयरपोर्ट्स हैं, सॉरी, ऐसे एयरपोर्ट जो कि जहाँ से जो जहाज़ें उड़ती हैं वो सिर्फ डोमेस्टिकली उड़ती है, मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर ही उड़ती हैं। और ऐसे एयरपोर्ट जहाँ से जहाज़ें जो है इंडिया से बाहर जाती हैं उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईजीआई है हमारा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा दिल्ली का है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट हमारा मुंबई का है, कलकत्ता का हमारा नेताजी सुभाष एयरपोर्ट है ना। तो ये सब जो है एयरपोर्ट्स हैं जिसका जो देखभाल का काम है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, राइट। ओके, आगे देखते हैं। द डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयरपोर्ट सर्विसेज टू फ्रॉम विद इन इंडिया। तो डीजीसीए जो है,
डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है कि किस तरह की सर्विसेज जो है एयरपोर्ट पे प्रोवाइड होनी चाहिए। एयरपोर्ट सर्विसेज जो भी है उसको ये रेगुलेट करती है, चाहे वो इंडिया को हो या इंडिया से हो, किसी भी कंट्री को ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, और ये सिविल जो एयरक्राफ्ट्स हैं मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि सिर्फ पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन का काम भी डीजीसीए करती है। माफ़ी चाहूँगा, अब मुझे सर्दी काफ़ी हो गया है तो जिसके कारण से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है वीडियोस को बनाने में, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और आई होप कि आपको पसंद भी आएगा जो भी वीडियोस हैं। Registration of civil aviation, formulation of standards of airworthiness, and grant of certificates of an of ऑफ एयरवर्दिनेस टू फाइंड फ्रो सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो इसका काम वही है एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसको रजिस्ट्रेट करना, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना या स्टैंडर्ड एक प्रोवाइड करना जो एयरवर्दिनेस है उसका। मतलब लोग जो है ना कभी कभी एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि उन्हें जो है सर्विसेज ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डीजीसीए कर सकता है जिससे जो है एयर ट्रांसपोर्ट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो इसके लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो भी डीजीसीए ही उठाता है। तो आई होप कि ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आपका एयर सर्विसेज के बारे में, राइट। आइए, इंडियन एयरलाइंस इज मेजर डोमेस्टिक कैरियर ऑफ द कंट्री। इंडियन एयरलाइंस जो है वो डोमेस्टिक एयर कैरियर है पूरी कंट्री का, बहुत ही मेजर डोमेस्टिक एयर कैरियर है एयर सर्विसेज में, है ना। इट ऑपरेट्स 57 डोमेस्टिक स्टेशंस इंक्लूडिंग अलायंस एयर ऑपरेशनल एंड 17 इंटरनेशनल स्टेशंस इन 14 कंट्रीज, ठीक है। इट ऑपरेट्स 57 डोमेस्टिक स्टेशंस, तो देखिए ये 57 डोमेस्टिक स्टेशंस को ये संभालता है एक तरह से, जिसके अंतर्गत अलायंस एयर का ऑपरेशन है वो आ जाता है। माफ़ी चाहूँगा, 17 इंटरनेशनल स्टेशंस आ जाते हैं जो कि 14 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। उन कंट्रीज़ के नाम है पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएई, ओमान, म्यांमार, कुवैत, कतर और बहरीन, राइट। Okay. For the movement of export cargo booked at the air cargo complexes located at various domestic airports in the country, Indian Airlines has been providing its services either to bring the cargo to the Gateway International Airport or to take the same to the overseas destination located in the above mentioned countries. तो इसका काम वही है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, जो भी कार्गो है, उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक ले करके जाना। जनरली यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर तो जो गेटवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ तक लाने में, या फिर उसको ले करके जाने में, जो भी कार्गो है उसको ले करके जाने में, जो भी ओवरसीज डेस्टिनेशन पे जो भी लोकेटेड एरियाज़ है वहाँ तक उसको ले करके जाने में इसका काम, ये काम करता है इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बात इंडियन एयरलाइंस की ही की, ठीक है। आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 2 शेड्यूल्ड प्राइवेट एयरलाइंस विच also which provide regulate domestic air services along with Indian Airlines। तो अभी तक जो है सिर्फ 2 ही प्राइवेट एयरलाइंस हैं। वैसे ये बुक काफ़ी पुराना है, मैं कहना चाहूँगा इग्नू जो है सिलेबस अपना काफ़ी पुराना फॉलो करता है। मेरा तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि इग्नू जो है अपने सिलेबस को अच्छा करे, क्योंकि वो जो रिसेंट की चीज़ें हैं उसने ये इंक्लूड नहीं करके रखी हैं। ये जो बुक्स हैं काफ़ी पुराने हैं, है ना। तो इन बुक्स के हिसाब से अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही शेड्यूल्ड प्राइवेट एयरलाइंस है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। जेट एयरवेज है, इंडिगो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, स्पाइस जेट है। तो काफ़ी बुक्स पुराने हैं, वो कहना चाहूँगा। चलिए फिर भी देखते हैं इसको। इन एडिशन देयर आर 41 नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग एयर टैक्सीज नॉन शेड्यूल एयरपोर्ट सर्विसेज। ना यहाँ पे बात तो कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे बात कही जा रही है कि 41 जो है नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं जो कि एयर टैक्सी प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, जो कि नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड मतलब जिनके बारे में जानकारी, मतलब जो कि एक तरह से रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड है, या फिर जिनका जो कार्य है वो काफ़ी परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मतलब उनकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंडिया में किया जाता है, तो एक तरह से उनको शेड्यूल्ड कहा जा रहा है ना। प्राइवेट ऑपरेटर्स कैटर इन नियरली 41.5% ऑफ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक। तो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं हमारे इंडिया में वो 41.5% जो है वो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है का जो है उसे अपना उनका एरिया है, मतलब 41.5% जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं एयर ट्रैफिक का, राइट। A new policy on domestic air transport services was approved in April 1997। तो 1997 में एक जो नया ट्रांसपोर्ट सर्विस था, जो एक नई पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया गया था।
अकॉर्डिंग टू विच द बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट टू दिस सेक्टर हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो 1997 में देखिए, 1991 में एलपीजी आया है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसके अंतर्गत ही 1997 में एक नया कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो भी बैरियर्स थे इस इंडस्ट्री में घुसने के या निकलने के, उन सबको हटा दिया गया। ठीक है, एंड चॉइस ऑफ एयरक्राफ्ट हैज़ बीन कम्प्लीटली लेफ्ट टू द ऑपरेटर। तो किस तरह का एयरक्राफ्ट जो है एक ऑपरेटर इस्तेमाल करेगा, एक एक ओनर इस्तेमाल करेगा, ये पूरी तरह से ऑपरेटर के ऊपर छोड़ दिया गया। मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा, गवर्नमेंट इन सबको अब रेगुलेट नहीं करती थी। ठीक है, अभी भी रेगुलेशन करती है, बट एक टू द कुछ चीज़ों तक। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में ही वो अपनी नाक घुसाती है ना। अभी जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी एक तरह से स्वायत्ता दे दी गई है, ऑटोनॉमी एक तरह से प्रोवाइड की गई है कि आप जो है इस तरह से जो भी आपको जो जो पसंद आता है, जो भी चीज़ें आप लगते हैं कि आपके लिए बेहतर है आपकी सिविल एविएशन के लिए, तो आप उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो ये कुछ बातें थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।